फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग जनसंख्या भूगोल को पढ़ रहे हैं और अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यानी जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत यूपीएससी और पीसीएस दोनों के मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और उसका कारण है कि इसको जितने भी जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है उनमें से जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता मिली हुई है। अभी हाल के समय में यानी पिछली 100-200 सालों में जो अलग अलग देशों में जनसंख्या में उतार चढ़ाव हुए, उन अनुभवों के आधार पर जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को तैयार किया गया। और देखिए, क्योंकि आपके यूपीएससी या पीसीएस में यहीं तक सिलेबस है तो हम लोग इसके पहले चरण को ही पढ़ते हैं, लेकिन जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत लगातार डेवलप होता रहा है, यानी कि इसमें काफी बाद में परिवर्तन भी किए गए। कुल मिलाकर आप इतना समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सिद्धांत है ये बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है और वर्तमान विश्व में जो जनसंख्या में उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसकी जो विवेचना की जाती है, उसकी जो व्याख्या की जाती है, वो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के ही आधार पर की जाती है। देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को विकसित करने में थॉमसन और नोएस्टीन की खास भूमिका है। तो इन्होंने यानी कि थॉमसन और नोएस्टीन ने जो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अनुभव थे, जिस तरह से यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में परिवर्तन आया, उन चीजों को देखते हुए, उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए इस सिद्धांत को विकसित किया। एक उदाहरण से समझा देता हूं। मान लीजिए कि एक गांव है और इस गांव में आप क्या देख रहे हैं, ज्यादा शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है इस गांव में कि एक तो लोग ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, दूसरा क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह नहीं है तो यहां पर मृत्यु भी ज्यादा बच्चों की हो जाती है, ज्यादा वयस्कों की हो जाती है। फिर आप क्या देखते हैं कि इसी गांव के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं लाई, यहां पर कुछ उद्योग धंधे लग गए। तो एक तो लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ गया, दूसरा जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो गई और भी कई सारे परिवर्तन आए, जैसे कि लोगों की सोच बदल गई। तो अब आप क्या देखते हैं, उसी गांव में अब लोग कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं और जो मृत्यु दर है वो भी कम हो गई। क्यों कम हो गई मृत्यु दर? क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया। तो जैसे मैंने आपको गांव के संबंध में बताया, इसी तरह से जब अमेरिका का विकास हुआ, आर्थिक सामाजिक विकास, जब यूरोप का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ और ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ, तो उस विकास के साथ साथ इन देशों की जनसंख्या में यानी जन्म दर और मृत्यु दर में क्या क्या परिवर्तन आए, इसको ऑब्जर्व किया थॉमसन और नोएस्टीन ने और इस आधार पर अपने सिद्धांतों की रचना की। तो इन दोनों ने जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में बांटा था। यानी कि देखिए, जैसे अगर आप ज्योग्राफी में डेविस का मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें नदी अपर्दन की अवस्थाएं बताई गई हैं, उसी तरह से जनसंख्या विकास की अवस्थाओं को बताया थॉमसन और नोएस्टीन ने अपने मॉडल में, जिसमें 3 स्टेप थे। लेकिन इसी मॉडल का एक संशोधित रूप सामने रखा सीपी ब्लेकर ने, जिसमें इन्होंने 5 अवस्थाओं को बताया, यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन कैसे आता है उसके 5 स्टेप्स को इन्होंने क्लियर किया। तो यही 5 स्टेप्स को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि किसी भी स्टेप के बारे में आपसे पूछ दिया जाए आप अच्छे से बता सकें। तो अब देखिए, अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है, मान लीजिए इंटरव्यू में पूछा गया एक लाइन में बताना, तो आप कहेंगे ग्रामीण कृषक समाज और अशिक्षित समाज के नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित समाज में रूपांतरित होने की प्रक्रिया। यानी कि एक जो ग्रामीण कृषक समाज है वो कैसे धीरे धीरे एक शिक्षित औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है और इस परिवर्तन के दौरान इस समाज में यानी कि इस ग्रामीण समाज में क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं जनसंख्या के संबंध में, इसका अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में। 3 परिकल्पनाओं के ऊपर यह सिद्धांत आधारित है, यानी कि 3 हाइपोथेसिस हैं। पहली चीज है, जन्म दर में कमी के पूर्व मृत्यु दर में कमी आती है। आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, आपके यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास हो गया है, शिक्षा का भी विकास हो गया है, उद्योग धंधे भी लग गए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग ज्यादा बच्चों को जन्म काफी लंबे समय तक देते रहेंगे, क्योंकि सोच में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे लोगों को लगेगा कि नहीं, बच्चे कम होना चाहिए।
लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो गई हैं, तो अब ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि हमें इलाज नहीं कराना चाहिए। तो इलाज कराने तो जाएंगे, और अब टीबी का इलाज है, कई सारी बीमारियों का इलाज है, तो लोगों की मृत्यु नहीं होगी। यानी कि मृत्यु दर में तो तेजी से कमी आ जाएगी स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार की वजह से, लेकिन जन्म दर में जो कमी है वो बाद में आएगी जब लोगों की सोच में परिवर्तन होगा। तो यही कहा गया है कि जन्म दर में कमी से पहले मृत्यु दर में कमी आना शुरू हो जाती है। दूसरी बात है, मृत्यु दर से साम्य अवस्था बनाने के लिए प्रजनन दर अंततः कम हो जाती है। अब आप क्या देख रहे हैं, जन्म दर तो वैसे ही है, मृत्यु दर कम होने लगी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ज्यादा लोग जन्म ले रहे हैं, कम लोगों की मृत्यु हो रही है। तो देश में क्या दिखाई देगा कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो पर्याप्त उनको एजुकेशन उनके बच्चों को नहीं मिल पाती है, पूरा फूड नहीं मिल पाता है। तो आखिर में लोगों को समझ में आएगा कि हमें जन्म दर को भी कम करना पड़ेगा। अगर हम कम बच्चों को जन्म देंगे तभी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो इसलिए मृत्यु दर से साम्यावस्था बनाने के लिए आखिर में प्रजनन दर भी कम हो जाएगी। पहले क्या था, परिवार में अगर 6 बच्चे हैं तो हो सकता है 2 की या 3 की अपने जीवन काल में ही मृत्यु हो जाए। तो ऐसे में उन परिवारों को कह लीजिए कि ज्यादा बच्चों की जरूरत होती थी, क्योंकि कुछ बच्चों की बीच में ही मृत्यु होना निश्चित थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे लोग कम बच्चों को भी जन्म देंगे। किसी समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकी परिवर्तन के साथ साथ होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, यही पूरे सिद्धांत का सार है कि जैसे जैसे एक समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, वैसे वैसे उस समाज में जनसंख्या के भी परिवर्तन होते हैं, यानी डेमोग्राफिक चेंजेस भी दिखाई देते हैं। तो ये इस सिद्धांत का बेसिक हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा 5 स्टेजेस में ये सिद्धांत डिवाइडेड है, यानी कि कैसे एक ग्रामीण समाज नगरीय समाज में बदलता है, उसकी 5 स्टेजेस हैं। अब हम लोग सभी स्टेजेस को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेज 1 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप 4 अवस्थाओं को देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें से स्टेज 1 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो हरे रंग की लाइन है ये जन्म दर को दिखा रही है, जबकि ये जो लाल वाली लाइन है जो ऊपर से आई है ये मृत्यु दर को दिखा रही है, और ये जो लाइन है ये टोटल पॉपुलेशन को दिखा रही है, यानी जनसंख्या किस तेजी से बढ़ रही है ये आपको इस लाइन से पता चल रहा है। आपको हर स्लाइड में यहाँ पर एक फोटो लगी हुई दिखाई देगी जो कि इस अवस्था में किस तरह का समाज होता है उसको प्रदर्शित कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जो फोटो है ये एक ग्रामीण कृषक समाज को प्रदर्शित कर रही है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर हल से जो जुताई हो रही है, यानी कि तकनीकी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात बहुत ही नॉर्मल है कि अगर आपका ज्यादा तकनीकी विकास नहीं हुआ है तो काम करने के लिए आपको ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि जब मशीनें होती हैं तो कम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई मशीनें नहीं है तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। इसी बेसिस पे हम लोग फर्स्ट स्टेज को समझेंगे। तो देखिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होते हैं। जन्म दर क्यों ज्यादा है, यहाँ पर कई सारे देखिए मैंने कारण बताए हुए हैं। एक तो परिवार नियोजन का अभाव है, लोगों को कितना बड़ा परिवार हो इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। शिशु मृत्यु दर अधिक है। अब आप कहेंगे मृत्यु दर अधिक है, बच्चों की ज्यादा मृत्यु हो रही है, तो इसकी वजह से जन्म दर कैसे ज्यादा हो सकती है। देखिए एक परिवार है, इस परिवार को ये पता है कि अगर 10 बच्चों को जन्म देते हैं तो केवल 4 या 5 ही जीवित बचेंगे। तो ये परिवार क्या सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दें, क्योंकि अगर हमने 10 बच्चों को जन्म दिया तब हो सकता है 2, 3 या 4 बच्चे जीवित बचे, तो इसलिए भी जन्म दर ज्यादा होती है। इसके साथ ही बड़े परिवार का महत्व है। मैंने आपको बताया यहाँ पर जो कृषि हो रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो यानी जितना बड़ा परिवार होगा उतना आसानी से आप कृषि कार्य कर पाएंगे। जो मवेशियों को चराना है और इस तरह के जो दैनिक कार्य हैं उनको करने के लिए बड़ा परिवार होना अनिवार्य है। और साथ में देखिए धार्मिक विश्वास, जितना हमारा पुराना समाज होगा वहां पर लोगों का धार्मिक विश्वास उतना ही गाढ़ा होगा, और जितना ज्यादा धार्मिक विश्वास होता है तो लोगों के, मान लीजिए धर्म में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दे, तो वो चीजों को लोग मानते हैं।
आपने देखा होगा कि जैसे जैसे लोगों का ज्यादा औद्योगिक विकास होता है समाजों का, तो वहां पर जो धर्म का जीवन में योगदान है या हस्तक्षेप जो जीवन में है धर्म का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इन सभी कारणों से जो प्रथम अवस्था है यहाँ पर जन्म दर उच्च रहती है, लेकिन इसके साथ ही मृत्यु दर भी ज्यादा रहती है प्रथम अवस्था में। क्यों? बहुत ही सिंपल है। देखिए, स्वच्छता नहीं होगी, अभी तकनीकी विकास नहीं हुआ है समाज का, उतना ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है, यानी कि लोगों की मृत्यु हो जाएगी अगर कोई बीमारी लगी। बड़ी बड़ी महामारियां आ रही हैं, कहीं प्लेग आ रहा है, कहीं टीबी आ रहा है। इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति भी कम है, क्योंकि अभी जिस तरह से कृषि हो रही है वो कृषि बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए उत्पादकता की कमी है। और क्योंकि उत्पादकता की कमी है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सभी को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। एक उदाहरण दे देता हूं। भारत में लंबे समय तक जो लकड़ी का हल है वो यूज होता रहा, और इसकी वजह से क्या था, जो लकड़ी का हल था वो गहराई तक भूमि की जुताई नहीं कर पाता था, तो भूमि उतनी उपजाऊ नहीं होती थी, और उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती थी तो फसल भी कम होती थी। तो जब ये व्यवस्था धीरे धीरे बदली और जब लोहे का हल यूज होने लगा, तो भारत में प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि तकनीक के विकास से किस तरह से खाद्य आपूर्ति में वृद्धि होती है, और जब ज्यादा भोजन होगा तो जाहिर सी बात है मृत्यु दर में कमी आने लगेगी। तो कुल मिलाकर पहली अवस्था में जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि महामारी, अस्थिर भोजन वगैरह वगैरह की वजह से मृत्यु दर जो है ज्यादा रहती है, या कह लीजिए अनिश्चित सी रहती है। कोई महामारी आ गई तो मालूम हुआ एक गांव की आधी जनसंख्या समाप्त हो गई, उसके बाद फिर जनसंख्या बढ़ने लगी, फिर कोई महामारी आ गई तो फिर जनसंख्या समाप्त हो गई। तो इस तरह से एक मृत्यु दर अनिश्चित सी दिखाई देती है प्रथम अवस्था में। तो ये अवस्था जो है इस तरह से स्थायी और धीरे धीरे बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। देखिए, फर्स्ट स्टेज में जनसंख्या बहुत तेजी से कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? जन्म दर तो ज्यादा है, लेकिन बीच बीच में महामारियां वगैरह भी आ जाती हैं। तो कृषक समाज है, इसलिए बड़े परिवारों को संपत्ति के रूप में समझा जाता है। जीवन प्रत्याशा नीचे रहती है, जो एक नॉर्मल सी बात है ऐसे समाजों के लिए। कृषि क्षेत्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, यानी कि कृषि क्षेत्र जो है अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, तकनीक का विकास नहीं हुआ है। अशिक्षित जनसमूह है, यानी कि जो लोग हैं उनके पास शिक्षा की कमी है, तकनीकी जानकारी का अभाव है, और जो नगरीय विकास है वो बहुत ही कम हुआ है। तो ज्यादा आपको बड़े नगर नहीं दिखाई देंगे। तो 200 वर्ष पहले, आज से लगभग 200 वर्ष पहले विश्व के जितने भी देश थे सब इसी अवस्था में थे। उसके बाद जब उपनिवेशवाद वगैरह आया, औद्योगिक क्रांति हुई, तो कुछ देश इन अवस्थाओं से तेजी से निकल गए, चौथी और पांचवी अवस्थाओं तक पहुंच गए। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जिनका बहुत ज्यादा शोषण किया गया, तो वो आज दूसरी अवस्था में है, तीसरी अवस्था में है। इस तरह से धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। तो अगर फर्स्ट स्टेज से कंपेयर करें तो फर्स्ट स्टेज में जो जन्म दर होती है वो 35 प्रति हजार होती है, यानी 1000 लोगों पर 35 लोग जन्म लेते हैं। ये जो सेकेंड स्टेज है, दूसरी अवस्था है, इसमें कम होकर 30 प्रति हजार हो जाती है, यानी कि जन्म दर में बहुत थोड़ी सी कमी आती है। कमी आती है सेकेंड स्टेज में जन्म दर में, लेकिन बहुत थोड़ी से। लेकिन इसकी तुलना में मृत्यु दर का क्या होता है? देखिए, फर्स्ट स्टेज में जो मृत्यु दर है वो भी 35 प्रति हजार होती है, लेकिन सेकेंड स्टेज में ये केवल 15 प्रति हजार रह जाती है। यानी पहले जहां 1000 लोगों में से 35 की मृत्यु हो जाया करती थी, अब केवल 15 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, सफाई में सुधार हुआ, तो जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, स्वास्थ्य और सफाई की दशा में सुधार हो रहा है। आरंभिक काल में प्रजनन दर जो है उसका उच्च स्तर दिखाई देता है। यानी कि देखिए, सेकेंड स्टेज जब शुरू होगी तो आपको जन्म दर बहुत ज्यादा दिखाई देगी। ये इंडिया में भी देखा गया। जब इंडिया में सेकेंड स्टेज शुरू हुई तो जन्म दर बहुत ज्यादा थी। अब जैसे जैसे सेकेंड स्टेज बीतती जा रही है, हमारी जन्म दर जो है कम होती जा रही है। तो आरंभिक काल में प्रजनन दर का उच्च स्तर, और बाद में धीरे धीरे प्रजनन दर में कमी के संकेत मिलने लगेंगे। धीरे धीरे बाद में जो प्रजनन दर है वो कम होने लगेगी। जनसंख्या का विस्तार धीरे धीरे बढ़ती दर से और बाद में घटती दर से। देखिए, बढ़ती दर क्या होगी? जैसे 5 साल पहले जनसंख्या वृद्धि की दर थी मान लीजिए 3%,
उसके बाद 4 साल पहले हो गई 5%, उसके बाद हो गई 7%। यानी कि जनसंख्या का विस्तार कैसे हो रहा है? बढ़ती दर से। यानी जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो भी बढ़ रही है। पहले 3% थी, फिर 5 हो गई, फिर 7% हो गई। और बाद में घटती दर से क्या मतलब है कि देखिए जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की जो तेजी है उसमें कमी आ रही है। मान लीजिए पहले हर साल 7% जनसंख्या बढ़ जाती थी, अब क्या है कि हर साल जनसंख्या बढ़ती है लेकिन केवल 5%। तो जनसंख्या वृद्धि अब भी हो रही है, 5% जनसंख्या अब भी बढ़ रही है, लेकिन पहले जो 7% बढ़ती थी उससे कम है। तो जनसंख्या का विस्तार धीरे धीरे पहले तो बढ़ती दर से होता है जैसे यहाँ पे, और बाद में घटती दर से होता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अत्यधिक अंतराल से जनसंख्या विस्फोट। हम लोगों ने देखा कि जो मृत्यु दर है उसमें तेजी से कमी आ गई, 15 प्रति हजार ही रह गई, जबकि जो जन्म दर है वो अभी भी ज्यादा है। तो जन्म ज्यादा हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, इसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट होगा। औद्योगिकीकरण दिखाई देगी, नगरीकरण दिखाई देगा, आधुनिकीकरण दिखाई देगा। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। इस तरह के नगर आपके सामने आएंगे जैसा मैंने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है। अब बड़े परिवार संपत्ति नहीं रह जाएंगे, इसी वजह से प्रजनन दर में गिरावट आएगी, क्योंकि अब बड़ा परिवार कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। विकासशील जितने भी देश हैं इनमें से अधिकतर इसी अवस्था में है। यानी विकासशील देश अधिकतर सेकेंड स्टेज में है। अर्थव्यवस्था में परस्पर निर्भरता और विशेषज्ञता आने लगती है। देखिए परस्पर निर्भरता क्या, जो किसान है मान लीजिए वो एक ट्रैक्टर कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो एक ट्रैक्टर कंपनी है वो बिजली कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होने लगेंगे और विशेषज्ञता आने लगेगी। जैसे ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी को ट्रैक्टर बनाना बहुत अच्छे से आता है, बिजली बनाने वाली कंपनी को बिजली बनाना बहुत अच्छे से आता है। और कृषि अधिशेष आने लगेगा, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन, जितना जरूरत है उससे ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए 1 टन की जरूरत है तो 1.5 टन होने लगा है, 2 टन होने लगा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ गई है। जैसे कि हमारे यहाँ हरित क्रांति के दौरान हुआ था, तो इससे खाद्य आपूर्ति में बढ़त होगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आएगी। एक तो खाद्य आपूर्ति ज्यादा हो गई, दूसरा अब भुखमरी की स्थिति नहीं है, दूसरा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इन सभी वजहों से जो मृत्यु दर है वो लगातार कम होती जाएगी। ये हो गई सेकेंड स्टेज। अब देखिए बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड स्टेज की। तो यहाँ पर जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, थर्ड स्टेज थोड़ी सी विकसित सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर क्या है, जन्म दर 20 प्रति हजार तक हो जाती है। अब देखिए पहले क्या हम लोग देख रहे थे, सेकेंड स्टेज तक 30 प्रति हजार की लगभग एवरेज बर्थ रेट दिखाई दे रहा था। इसमें और कमी आ गई, यानी कि लोगों का नजरिया बदला, बड़े परिवारों की उतनी जरूरत नहीं हुई, तो अब 20 प्रति हजार की जन्म दर रह गई है, बर्थ रेट में कमी आई। देखिए थर्ड स्टेज में आप देख सकते हैं बर्थ रेट में यहाँ पर कमी आ रही है। ये ग्रीन लाइन जो है ये बर्थ रेट को दिखा रही है। अच्छा, डेथ रेट में भी कमी आएगी। देखिए सेकेंड स्टेज में कितनी तेजी से डेथ रेट में कमी आई थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डेथ रेट में उतनी ज्यादा कमी नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए मनुष्य की मृत्यु तो होगी, तो कितना भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, कितनी भी सफाई हो, लेकिन फिर भी मृत्यु दर जो है एक सीमा से कम कभी नहीं होगी। तो मृत्यु दर कहां पर आकर टिक गई है? लगभग 15 प्रति हजार पर, यानी स्थिर बनी हुई है। पर थर्ड स्टेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, जन्म दर तेजी से कम हो रही है, क्योंकि विकास हो रहा है। तो लोगों का बच्चों के प्रति नजरिया बदल रहा है। बच्चे एक आर्थिक उत्तरदायित्व तो बन गए हैं। बच्चा होगा तो उसके फीस दीजिए स्कूल की, उसका इंश्योरेंस कराइए, बहुत सारी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी। तो बच्चा एक आर्थिक उत्तरदायित्व तो है, इसलिए कम बच्चों को लोग जन्म देंगे। शहरी और औद्योगिक समाज का निर्माण होने लगेगा और इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यानी कि क्या है कि बड़े बड़े उद्योग लगने लगेंगे, मशीनों का प्रयोग होने लगेगा और इसकी वजह से अब श्रम के लिए मनुष्य की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे आज के समय में आप देखिए रोबोट्स हैं, वो कार बना रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो यानी श्रम की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती है थर्ड स्टेज में। और पदार्थवादी मानसिकता आ जाती है। पदार्थवादी मतलब क्या? देखिए लोगों की इनकम बढ़ गई है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है। तो अब पहले क्या होता था कि कपड़ा फट गया तो उसका पोछा बना लिया, उसको तकिया के ऊपर चढ़ा लिया, इस तरह से कपड़े का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है।
पदार्थवादी मानसिकता में क्या होगा, कपड़ा बस अभी 10 दिन पुराना हुआ है या 2 महीने पुराना हुआ है, उठाकर फेंक दिया, नया ले आए। यानी कि जो पदार्थ है, जो चीजें हैं, उसके प्रति लोगों का झुकाव ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक यांत्रिक समाज है। प्रोडक्शन इसीलिए किया जा रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें, चीजों को सस्ता करने की कोशिश की जा रही है आपके लिए, साथ में एडवर्टाइजमेंट से आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप हर दिन नई चीजों को खरीदें। तो पहले जो एक फोन था, मानिए व्यक्ति 4 साल यूज करता था, अब 1 साल यूज कर रहा है, तो पदार्थवादी मानसिकता आ जाएगी। परिवार नियोजन और छोटे परिवारों को मिलने वाले लाभ के कारण परिवार के आकारों में कमी आती है। एक तो लोग परिवार नियोजन करना सीख जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया बच्चे आर्थिक उत्तरदायित्व हैं। दूसरा, जो छोटे परिवार होते हैं उनको सरकारें भी अक्सर लाभ देती हैं, इसके साथ ही उनको कुछ लाभ अपने आप ही मिल जाते हैं, जैसे सोसाइटी में छोटे परिवारों को ज्यादा सम्मान मिलने लगता है। तो इसलिए धीरे धीरे लोग छोटे परिवारों की ओर उन्मुख हो जाते हैं, छोटे परिवारों की ओर। अब देखिए, बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज में जन्म दर 16 प्रति हजार और मृत्यु दर 12 प्रति हजार तक हो जाती है। औद्योगिक और नगरीय जनसंख्या होती है, यानी उद्योगों में काम करने वाली जनसंख्या होती है जो नगरीय होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको विशेषज्ञता और अच्छी शिक्षा दिखाई देगी। विशेषज्ञता क्या, जैसे बेंगलोर है, अगर भारत के डेवलप सिटी की बात करें बेंगलोर की, तो ये सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता है, अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है। आईटी से संबंधित सेवाएं हो गई, अन्य सेवाएं हो गई। तो इस तरह से कुछ देश भी हैं जो अपनी अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। तो फोर्थ स्टेज में विशेषज्ञता आ जाती है कि ये देश जो है यही काम करता है, ये जो फैक्ट्री है वो इस चीज को बनाने में विश्व में नंबर 1 पर है, इस तरह की चीजें दिखने लगती हैं। और जाहिर सी बात है, अच्छी शिक्षा दिखाई देती है, जैसे यूरोप में, अमेरिका में। चौथी अवस्था में मृत्यु दर में आगे कमी मुश्किल है, यानी अब जो है मृत्यु दर में इससे ज्यादा कमी लाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोगों की मृत्यु तो होगी ही अंतिम रूप से। फिर देखिए, अगर फिफ्थ स्टेज की बात करें तो स्विट्जरलैंड और स्वीडन जैसे देश यहाँ पे आते हैं। अच्छा देखिए, 2.1 का जो बर्थ रेट होता है, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। ये एक आइडियल रेट होता है, प्रतिस्थापन दर हिंदी में कहते हैं। तो ये एक कह लीजिए कि आदर्श जन्म दर है। इसमें जितने लोग आपके देश में जन्म ले रहे हैं लगभग उतने की मृत्यु होगी। आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपके देश की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। लेकिन जो स्विट्जरलैंड और स्वीडन जैसे देश हैं, इनकी समस्या क्या है कि रिप्लेसमेंट रेट यानी प्रतिस्थापन दर से भी नीचे इनकी जन्म दर चली गई है। यानी अब यहाँ पर इतने लोग भी जन्म नहीं ले रहे हैं जितनों की मृत्यु हो रही है, जन्म दर बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, आने वाले समय में शायद काम करने के लिए पर्याप्त लोग तक ना हो। हालांकि अब रोबोट वगैरह का विकास हो रहा है, तो शायद वर्तमान जो है भविष्य वैसा ना हो, लेकिन अभी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो देश हैं, यहाँ पर शायद अगली जो पीढ़ी होगी वहां पर काम करने लायक भी जनसंख्या पर्याप्त ना हो। 5वीं अवस्था में जो देश पहुंच जाते हैं वहां पर जनसंख्या में कमी आने लगती है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज में हम लोग देख रहे थे कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो मृत्यु दर है वो भी ज्यादा थी। सेकेंड स्टेज में जनसंख्या अचानक से बूस्ट कर गई। क्यों? क्योंकि जो मृत्यु दर है उसमें तेजी से कमी आई। तीसरी अवस्था जो है उसमें भी हमने देखा कि जनसंख्या बढ़ी, लेकिन उतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ी। यहाँ पर देखिए, आते आते स्लो होने लगी जनसंख्या वृद्धि की दर। और चौथी जो अवस्था है, इस पे जनसंख्या आप देख रहे हैं कि स्थिर हो गई है, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है, लगभग स्थिर जनसंख्या है। और 5वीं अवस्था में देश की जनसंख्या में कमी आने लगती है। कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं, इसके साथ ही यह सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। एक तो बात है कि मात्र सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण मतलब क्या? आपने कुछ देशों के एक्सपीरियंसेस को देखा और ये मान लिया कि क्योंकि इन देशों में ऐसा हुआ है तो बाकी देशों में भी ऐसा होगा, एक जनरलाइजेशन कर दिया, जो कि सही नहीं है। तो एक देश के भीतर सभी क्षेत्र एक साथ अगली अवस्था में पहुंचे, ये आवश्यक नहीं। भारत में ही देख लीजिए, भारत में हमारा जो साउथ का क्षेत्र है, वहां पर जो जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्थाएं हैं, जैसे केरल वगैरह में, वो अलग स्टेज में है। और अगर हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहां पर स्टेजेस अलग है। तो यानी कि एक देश के अलग अलग क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से संक्रमण की अलग अलग दशा में हो सकते हैं। अच्छा, अलग अलग देशों के अनुभव भी अलग अलग रहे हैं। यानी कुछ देशों में मान लीजिए कि जो जन्म दर है वो सेकेंड स्टेज में काफी कम हो गई। दूसरे कुछ देश हैं जहां पर मान लीजिए जन्म दर में उतनी कमी नहीं आई। तो हम एक सिद्धांत से सभी देशों की व्याख्या नहीं कर सकते। सांस्कृतिक अंतर दिखाई देते हैं। देखिए,
संस्कृति को तो कोई भी सिद्धांत जो इस तरह का होता है वो बिल्कुल भी कह लीजिए मान्यता नहीं देता है, लेकिन संस्कृति अपना रोल प्ले करती है। जैसे कि कोई धर्म है, जैसे इस्लाम धर्म है, या मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में भी जो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो क्या मानते हैं कि बच्चों को, जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उन्हें जन्म लेने देना चाहिए। जो गर्भ निरोधक तरीके हैं उन्हें वो लोग अधार्मिक मानते हैं, एक तरह से जिसे कहते हैं सिन यानी पाप मानते हैं। तो अब जो इस तरह का कल्चर होगा उसका देश की जनसंख्या पे असर पड़ेगा, ये बात बहुत ही आम है। सरकारी नीतियों के प्रभाव पड़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए चाइना की बात करें, चाइना की सरकार एक नीति ले आई, तो वहां पर जो जनसांख्यिकी संक्रमण की नेचुरल स्टेजेस चलना चाहिए थी वो बदल गई। इसके साथ ही मान लीजिए तेजी से सिंगापुर की बात करें, कोई भी देश अगर अपना तेजी से विकास कर रहा है या सरकार मान लीजिए लोगों को छोटा परिवार रखने के बदले में कुछ प्रोत्साहन दे रही है, तो जितने भी इस तरह की सरकारी नीतियां होंगी उन सभी का प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या वृद्धि पे। एक उदाहरण से समझिए, हमारे देश में कुछ ऐसी जो योजनाएं हैं चलाई जाती हैं जिसमें जो एक माँ होती है जिसको बच्चे को जन्म देना है उसको एनीमिया की दवाएं दी जाती हैं, उनको जो पर्याप्त खाना है वो दिया जाता है आंगनबाड़ी वगैरह की मदद से। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश में जो मान लीजिए जनसांख्यिकी संक्रमण की स्थिति होना चाहिए थी, दशा होना चाहिए थी, वो दशा नहीं है। क्यों? हमारा एक कल्याणकारी राज्य है, तो हमने कल्याणकारी नीतियों को बनाया, महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए, महिलाओं को अच्छी सेवाएं दी। तो इससे क्या हुआ, एक परिवारों में ये बात बैठ गई कि ऐसा नहीं है कि 10 बच्चों को जन्म देंगे तभी उसमें से 2 बचेंगे। अगर एक बच्चा है तो भी काफी संभावना है, जीवन प्रत्याशा अधिक है, तो उस बच्चे के भी जीवित रहने की ज्यादा संभावना है, तो लोग कम बच्चों को जन्म देने लगे। तो सरकार की नीतियां वगैरह का भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए परिवार में जो महिला है वो जॉब करती है, इसके साथ ही उसके पास ये अधिकार है कि वो कितने बच्चों को जन्म देना चाहती है, उसको पर्याप्त गर्भ निरोधक जो तरीके होते हैं उसकी जानकारी है। तो अगर महिलाएं सशक्त होंगी, अगर महिलाओं के पास पर्याप्त अधिकार होंगे, तो जाहिर सी बात है जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि अब महिलाएं बेटर डिसीजन ले पाएंगी अपने परिवार कितना बड़ा होना चाहिए इसके संदर्भ में। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर्स हैं जो किसी देश में जनसांख्यिकी संक्रमण की स्थिति को प्रभावित करते हैं, और पूरी तरह से ये मान लेना कि किसी देश में जनसंख्या का विकास इसी सिद्धांत के हिसाब से होगा, ये सही नहीं है। लेकिन इसके बाद भी किसी देश के लिए जो हम पॉलिसी का निर्माण करते हैं कि आने वाले समय में इस देश में कितनी जनसंख्या हो सकती है और इसके हिसाब से कौन सी पॉलिसी सही होगी, इन सभी चीजों के लिए जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पर हम लोगों का जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत और इस तरह के जितने सिद्धांत हैं सभी समाप्त होते हैं। आने वाली क्लास में हम लोग जो विश्व में और भारत में जनसंख्या की स्थितियां हैं वर्तमान, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।